नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम बात करेंगे इजराइल के आतंक से जंग तक। भारत में भी अब ये पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है। फिलिस्तीन के हक के लिए हमास से हमदर्दी क्यों? हमास की दरिंदगी को स्वाभाविक कहने वाला कौन है? भारत में हमास के हमदर्द कौन है? दहशत के साथ इंसाफ की बात पर पूरी तरीके से सियासत उलझी हुई है। दुनिया भर में इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां और प्रदर्शन आयोजित होने लगे। फिलिस्तीन की आजादी की मांग करने वाले हमास आतंकवादियों के हमलों को वाजिब ठहराते हुए भी देखते हैं। यहां भारत में भी यही सियासत हो रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के पीड़ितों के साथ खड़े रहने की बात कही तो कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन के हक की आवाज उठाई। जमीयत उलेमाए हिंद से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमास के आतंकवादी हमलों को स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता दिया। फिर क्या था? आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू होना लाजमी था। ऐसे में जिस तरीके से मामला गरमाया है, कहीं ना कहीं इजराइल और हमास के बीच की ये जो लड़ाई है उसका सियासी रंग अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। इजराइल और हमास की जंग को लेकर दुनिया दो खेमों में बंट गई। कुछ मुल्क इजराइल के साथ खड़े जबकि कुछ का समर्थन फिलिस्तीन को है। कांग्रेस पार्टी भी बयान जारी कर फिलिस्तीन का समर्थन कर चुके। ऐसे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर का कहना है कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी का बयान किसी भी तरह से इस मुद्दे का व्यापक दृष्टिकोण नहीं है। थरूर ने कहा कि मैं समझता हूं कि बीजेपी से राजनीतिक रंग दे रही है। अभी ये मामला और तूल पकड़ेगा और वक्त के साथ साथ हमारी प्रतिक्रियाएं भी बदलेंगी। उन्होंने कहा कि CWC की मीटिंग मुख्य रूप से घरेलू मुद्दों पर केंद्रित थी। उसमें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना पर चर्चा होनी थी। अगर आपको CWC बैठक के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी तो उन्होंने इसका सिर्फ जिक्र किया था। उन्होंने इजराइल और हमास मामले का उल्लेख तक नहीं किया था। बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति ने बीते सोमवार को इजराइल की सेना और हमास के बीच सीज फायर की मांग की थी। कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा था कि वो बीते लंबे समय से फिलिस्तीन लोगों के लिए उनकी जमीन और अधिकारों के पक्षधर है। जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया और कहीं ना कहीं मामला इतना बढ़ गया कि एक बार फिर ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कांग्रेस बीजेपी और पीएम मोदी का विरोध करते करते देश का एक बार फिर से विरोध करेगी। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस जो बयान दी उसके पीछे का यही तर्क था? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, RLD प्रवक्ता आशीष तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक अंशुमन दुबे, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम मोमिन समाज संगठन के मोहम्मद अकील खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमन जी, जिस तरीके से ये पूरा लड़ाई वाला, युद्ध वाला मामला सामने आया, कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब भारत में भी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात सही नजर आ रही। क्या वाकई इस मामले पर भी राजनीति होनी चाहिए? मैं अपनी बात इस शब्द से शुरू करूंगा, इस वाक्य से शुरू करूंगा कि भारत में जो भी हमास का समर्थक है वो भी आतंकवादी है, वो भी आतंक का समर्थक है और वो भी देशद्रोही है, भारत का नमक हराम है। मेरी पहली टिप्पणी ये। दूसरी चीज, जिन दलों को ये लगता है कि वो फिलिस्तीन में हमास का आतंकवादियों का समर्थन करके भारत में मुसलमानों का वोट उनको मिलेगा, तो जो वोट उनको मिलेगा, जो वोट उन्हें करेंगे वो भी आतंकवादी हैं। और जो दल ये सोच रहे हैं कि उनको हमास का समर्थन करने से मुस्लिम वोट मिलेगा, वो दल भी देश के द्रोही हैं, वो देश के नमक हराम है। भारत सरकार को जरूर से जरूर मेरी एक आग्रह जरूर रहेगा कि वो ऐसा कानून बनाए, ऐसी व्यवस्था बनाए कि जब देश के मित्र, हमारा मित्र देश इजराइल, जिसने समय समय पर हमारे शत्रु देशों से, चाहे चीन हो और चाहे पाकिस्तान हो, जब जब हम पे खतरा आया उस देश ने हमारी मदद करी जी। उस देश ने हमारी मदद करी और उसके कारण हम कई लड़ाइयों को जीतने में सफल हुए। आतंकवाद से लड़ने में वो हमारा एक प्रमुख सहयोगी देश है। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान अभी भी पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे पाकिस्तान के मैच में,
ये बात मैं फिर ईमानदारी से कह रहा हूं कि भारत के अधिसंख्य मुसलमानों की आदत बन गई है कि वो धर्म के नाम पे बाहर के बैठे आतंकवादियों का समर्थन कर देंगे, लेकिन जब अपनी देश की सेना लड़ने जाएगी पाकिस्तान के विरुद्ध में तो वो अपने देश की सेना पर प्रश्न उठा देंगे। वही काम कांग्रेस का है। कांग्रेस भी मेरे नजर में पूरी तरह से, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हमास का समर्थन किया है, ये रोमन माता का बेटा, ये सुकन्या देवी बलात्कार का पूर्व आरोपी, पूरा मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि नमक हरामी कर रहा है देश के साथ, ये चीन का दलाल है। इसके ऊपर इसके चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। भारत सरकार को इसके कृत्यों की बहुत गहरी जांच करानी चाहिए। ये आदमी भारत में रहने लायक नहीं है, देश को तोड़ने का काम लगातार कर रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार देश तोड़ने का काम कर रही है। शशि थरूर का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कहने का मतलब ये नहीं था। देखिए, राहुल गांधी का कहने का मतलब ये नहीं था, तो क्या राहुल गांधी ने इसका स्पष्टीकरण दिया? और जो बयान उनका टीवी में सामने आया, हमने सबने सुना है, क्या वो बयान बदल जाएगा? वो इतने मासूम, इतने भोले बच्चे हैं कि हर चीज उनकी, वो कहते कुछ है लेकिन समझ में कुछ और आता है। राहुल गांधी या तो कांग्रेस पार्टी कह दे कि वो अभी भी लला हैं, वो भी बच्चे हैं, जिनको यही नहीं पता कि उनके दादा उनके पारसी थे, वो कैसे यहाँ ब्राह्मण हो गए, यही लॉजिक नहीं सुधार पाए, वो देश में क्या आगे लेके चीजें जाके जाएंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का रवैया देश के साथ बहुत आत्मघाती है, और कांग्रेस को वोट करने वाले लोग और भारत के अधिसंख्य जो देशभक्त लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बहुत सोच समझ के वोट करें, क्योंकि अब ये लड़ाई केवल ये फिलिस्तीन का मुद्दा उनका नहीं रह गई। भारत के अंदर जो हमास बैठा हुआ है, हम भारत के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं, जिनको वैचारिक समर्थन मिल रहा है, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिन्हें आर्थिक लाभ मिल रहे हैं, जो चीन से फंडिंग हो रही है, जिनकी पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, ऐसे लोगों पर सख्त निगाह रखने वाली है। और मैं कई मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं देता हूं, लेकिन ये वो मुद्दा है जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ और प्रधानमंत्री के साथ में हर देश के एक एक वासी को, जो देशभक्त है, इसके लिए भारत माता है, उसको साथ में खड़ा होना ही पड़ेगा। स्नेहा जी। आशीष जी, जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ा है, तो अब कहीं ना कहीं इसकी आंच भारत में भी साफ तौर पे देखने को मिली, और अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। क्या वाकई हमास का समर्थन सही है? देखिए, मैं आपको बताऊं स्नेहा जी, समर्थन की अगर बात है तो समर्थन सिर्फ शांति का सही है जी। विश्व में युद्ध ही नहीं होना चाहिए, शांति होना चाहिए, और मैं शांति का ही समर्थन करता हूं। जहां तक बात रही इजराइल की और फिलिस्तीन की, तो इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है, कम से कम हमको उसके बारे में जानना चाहिए कि ये युद्ध हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो कहीं अगर आप इसके गर्भ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ज़मीन की लड़ाई है। और ज़मीन की लड़ाई जो है, मैं यहाँ पर फिर पहले क्लियर कर दूं कि मैं किसी का समर्थन या किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो बात बताना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से ये युद्ध चल रहा है। तो वो जो ज़मीन का टुकड़ा है, वो फिलिस्तीन का हुआ करता था। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपने भाषण में मंच से बोला था कि इजराइल को फिलिस्तीन का वो भूभाग छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना चाहिए। तो मुद्दा यहाँ पर ज़मीन से शुरू हुआ, और ये ज़मीन का मुद्दा कहीं ना कहीं संप्रदाय का रंग ले चुका है, जहाँ पर अब वो ज़मीन की लड़ाई ना होकर वो ईसाई और मुसलमान के बीच की एक लड़ाई हो गई है, और जिसकी आंच आज हिंदुस्तान में आ रही है, यहूदियों की लड़ाई। आज यहाँ हिंदुस्तान तक उसकी आंच आ रही है। और जहाँ तक हिंदुस्तान के समर्थन की बात है, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान को उसका समर्थन करना चाहिए जो हिंदुस्तान का समर्थन करता है। मैं इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस लड़ाई के विरोध में हूँ जहाँ पर चाहे फिलिस्तीन हो चाहे इजराइल हो, जब युद्ध हो रहा है तो बच्चे दोनों जगह के मारे जा रहे हैं जी। जो महिलाएं हैं वो दोनों तरफ की मारी जा रही हैं, जो पुरुष हैं वो दोनों तरफ के मारे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है ये मानवता के खिलाफ है। ये ज़मीन का मुद्दा नहीं है, ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा मानवता के खिलाफ है। और आज इतना मानवता को ह्रास हो रहा है, इतनी हानि हो रही है, हजारों लोग दोनों तरफ के मारे जा चुके हैं अभी तक। तो ये युद्ध खत्म होना चाहिए। मैं शांति का समर्थक हूँ
और एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि युद्ध चाहे रशिया और यूक्रेन के बीच में हो जी, युद्ध चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो या विश्व में कहीं भी हो, उसकी आंच भारत पर उतनी ही पड़नी चाहिए जितने में यहाँ का आपसी सौहार्द ना खराब हो। हम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। दो अलग देशों की लड़ाई हमारे समर्थन के लिए हमारे अपने देश की लड़ाई हो जाए, ये सही नहीं है। ठीक है, फिलिस्तीन लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, वो लड़ रहे हैं, वो लड़ें या ना लड़ें, लेकिन उसकी आंच हमारे हिंदुस्तान के प्रेम में, हमारे हिंदुस्तान के आपसी सौहार्द में उसकी आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अकील खान जी, ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग जारी है। ऐसे में जमीयत उलेमा हिंद से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमास के आतंकवादी हमलों को स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता दिया। क्या आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, देखिए, मैं समर्थन करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। जहां पर कमजोरों के साथ खड़े होने, बेबस लोगों के साथ खड़े होने की बात है, वहां पर मैं साथ खड़ा हूँ। एक मुनव्वर साहब, डाला साहब का एक शेर है। हमें शेर ना सुनाइए, अपने देश के साथ खड़े होते नहीं है, जाके खड़े होते आतंकवादियों, विदेशी आतंकियों के साथ में। आप देखो, हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं और उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलता तो फिर से सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। आने के लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए जिस समय अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। और इतिहास पढ़ के देखें, अभी जो तमाम अखिल जी, थोड़ा आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, इसलिए शायद ही किसी पैनलिस्ट को आपकी बात समझ में आ रही हो। हेलो जी, आवाज आ नहीं रही? अब आ रही है, आप रखिए अपना पक्ष। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतिहास पढ़ के देखे पहले। जी, जो लोग बता रहे हैं वो इनको इतिहास की कोई जानकारी नहीं है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के लिए क्या किया। किसी की जमीन पे जा करके जबरदस्ती इनको, जहां पर फिलिस्तीन ने इनको खाना दिया, रहने के लिए दिया, 1947 पहले इतिहास तो पढ़िए इसका क्या रहा है। ये तो जिस तरह हमारे देश में तमाम लोग आदिवासी और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, बेबस, लाचार लोग हैं, अगर इनको इसी तरीके से, फिर वही बात आएगी। इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया नहीं किया? फिलिस्तीन ने लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन ने जमीन पर अपनी कब्जा किया, लेकिन मरने वालों को इस तरह मजबूर छोड़ करके चले गए। इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय, ये फिलिस्तीन का समर्थन करते थे नहीं करते थे? इंदिरा गांधी करती थी नहीं करती थी? इस तरीके की बात है आज। लेकिन आपकी विदेश नीति क्या कह रही है? आप जो मोदी ने साफ कह दिया कि भारत इजराइल के साथ है, फिर अगर फिलिस्तीन का समर्थन आप लोग कर रहे हैं तो सवाल तो उठेगा ना अकील खान जी। कमजोरों और बेबसों के साथ अगर खड़ा होना कोई गलत है तो फिलिस्तीन में तो छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर देना, छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल कर देना, ये बहुत कमजोर लोगों का काम था। पहले उनका पक्ष सुन लीजिए जी। आप बात हिंदुस्तान करिए ना, मैं तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूँ ना। अगर आप हिंदुस्तान के साथ खड़े मतलब आप हमास का विरोध कर रहे हैं? नहीं, क्यों भाई, गलती किसकी है? अगर ये वहां पर जंग छिड़ा हुआ है इजराइल में और फिलिस्तीन के बीच में, हमास में, तो किसकी गलती है? ये भी देखिए ना। अरे ये वो लोग हैं अकील खान जी, अंशुमन जी एक मिनट। अकील खान जी, पूरी लड़ाई ही इसी बात की है ना, जो राजनीति हो रही है इस वक्त इजराइल और हमास को लेकर के भारत में, इसमें यही तो कहा जा रहा है कि जब भारत की विदेश नीति ये कह रही है कि हम इजराइल का साथ देंगे, तो फिर अगर पक्ष आ रहा है कि हमास का साथ जमीयत उलेमा हिंद से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे रहा है कि हमास के आतंकवादी हम लोग को स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताई जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये लोग देश के विरोध जा रहे हैं, भारत के विरोध जा रहे हैं। ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो हर हिंदुस्तानी को आतंकवादी बताना शुरू कर देंगे ना। अगर इनके पक्ष में बोलो तो इनके लिए सही है,
और अगर विदेश नीति अगर तुम कर रहे हो तो आज तक चाइना पे हाथ दिखा पाए? चाइना ने हजारों किलोमीटर हमारी जमीन, हजारों एकड़ जमीन हमारी कब्जे में ले लिया, उसके खिलाफ कुछ कर पाए? और जो करने वाला उसको तो आप कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप जैसे लोग यहाँ पे, अरे अंशुमन जी, ठीक है। सुनील जी, हमास और इजराइल की लड़ाई के बीच में एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन हमास के आतंकवादी हमलों को स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया दी जा रही है। तो ये कौन सा साथ है और कौन सा विरोध है? देखिए स्नेहा जी, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। हम लोग वो भारतीय हैं कि अंग्रेजों को छींके दिला दिए और देश की आजादी में अपना रक्त बहाया भारत के लिए, लेकिन अफसोस है कि आज ऐसे लोग पैदा हो गए इस देश में कि शायद हमारे उस बलिदान को भूल गए हैं। और हमास एक आतंकवादी संगठन है जी। ये फिलिस्तीन की इजराइल के युद्ध नहीं है, ये भारत प्रेमियों के पर्दा नकाब होने का समय है कि कभी ये देश के प्रति भी ऐसे नफरत पैदा, जंग की स्थिति, गृह युद्ध की स्थिति छेड़ सकते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाएं, उनकी जो सुविधाएं भारत से दी जा रही हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। जब देश संकट में हो, जो मदद करता हो, आप उसका विरोध करोगे? आपने जंग भूल दी भाई कारगिल वाली। कारगिल में अमेरिका के दबाव के बावजूद भी इजराइल हमारे कंधे में कंधा मिला खड़ा रहा, वरना भारत क्या स्थिति होती? आज हम भी तालिबान की तरह, यहां भी तालिबान हो गया होता, अफगानिस्तान तरह। और आप अखिल भाई कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन साथ में हैं। हमको फिलिस्तीन से नहीं, युद्ध के भारत कभी समर्थन में नहीं रहा। हम तो पूजा करने के बाद, इबादत करने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान विश्व में शांति हो, कहीं दंगा न हो, कहीं युद्ध न हो। हम सबकी कामना की बात करते हैं। हम सनातन धर्म मानने वाले, हिंदू धर्म मानने लोग सबके कल्याण की बात करते हैं, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, जो भी हो। हम यहां बैठ करके भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सुखी रहे, संपन्न रहे। लेकिन जहां देश की आन और मान की बात आती है स्नेहा जी, जो देश के साथ नहीं खड़ा है उसको इस देश में रहने का हक नहीं है। लेकिन अभी तो अकील खान जी कह रहे थे कि हम देश के साथ हैं। क्या खड़े हैं आप भूल गए कारगिल के युद्ध। कारगिल के युद्ध में इजराइल ने अमेरिका के दबाव के बावजूद हमारी मदद की। हम भारतवासी हैं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाना जानते हैं। हम अशफाकुल्लाह के मित्र हैं, जान देना जानते हैं इस देश के लिए, लेकिन हम गद्दार नहीं है देश के लिए। हमने इस देश को किस तरह से पाला है, कैसे हमारे बुजुर्गों ने पाला, कैसे जंग लड़ी है, उस जंग को मैं मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता, ना भारतवासी कोई भूलेगा। और कांग्रेस के बाद स्नेहा जी, कांग्रेस की तो आज ये स्थिति हो गई कि कोई पूछने वाला नहीं है। सन 47 से जंग में भारत बंटवारा करा दिया कांग्रेस ने। दोनों संप्रदायों को ऐसा फांस दिया कि जीवन भर पाकिस्तान हमारा दुश्मन और हिंदुस्तान उसका दुश्मन बना दिया। ये कांग्रेस देन है। जिन्ना और नेहरू अगर चेत गए होते तो आज भारत पाकिस्तान दोनों एक ही भाई साथ साथ रहते। ये वो दुश्मनी पैदा कर दिया कांग्रेस ने कि आज पाकिस्तान हमको देखना नहीं चाह रहा, हम पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं। कौन है हम? एक दायां और बायां, दोनों भाई तो हमारे ही हैं, लेकिन ये कांग्रेस की नीतियां हैं, नेहरू की नीतियां हैं, जो 15 लाख लोगों को कत्ल करा के ऐसी जंग बो दी हम लोगों के बीच में कि जीवन भर पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी एक साथ बैठ नहीं सकता है। वो नफरती लोग हैं। इनकी रैलियों में भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर भारत का कोई भी नागरिक कांग्रेस को समर्थन करता है तो इस समझ लीजिए कि आप अपनी कब्र खोद रहे हैं। 15 साल बाद यहां भी तालिबान हावी होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कश्मीर में क्या कर पाया बताइए हमको? रात में भागे वहां से। मणिपुर की स्थिति देखा आपने, देश की हर स्थिति देख रहे हैं। जो अंदर पड़ रहा है देश के अंदर आतंकवादी, उस पर निगाह रखिए। वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, अगर देश के साथ नहीं खड़ा है स्नेहा जी, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। और मैं जंग का भी समर्थन नहीं करता हूं। मैं भारत तो हमेशा चाहता है, संदेश देता है कि शांति रहे सब कहीं। शांति संदेश हमारा उद्देश्य है, लेकिन जब मान और आन पे बात आती है तो हमको जंग लड़ने में कभी दिक्कत नहीं होती किसी से। ठीक है, और होनी चाहिए हर भारतीय को। बिल्कुल। विवेक श्रीवास्तव जी, इजराइल और हमास के बीच में छिड़े हमले के बीच भारत में सियासी रंग खूब चढ़ा है। एक के बाद एक बयान, भारत के साथ है लेकिन हमास का भी समर्थन। देखिए, भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है जी। हम किसी भी तरह के आतंकवाद का, उसके किसी भी रूप का समर्थन नहीं करते। हम इजराइल पे हुई हमास की कार्रवाई के खिलाफ है। कांग्रेस का जो स्टैंड है, कांग्रेस एक जमाने से फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष के लड़ाकों के, विधवाओं, उनके बच्चों को आर्थिक मदद करती रही है।
इस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान है और कांग्रेस ने कभी उस पर प्रतिवाद नहीं किया, कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो कांग्रेस का फिलिस्तीन प्रेम समझ में आता है। जो हमारे देश के मुसलमान या जो मुस्लिम संगठन जी हमास की तरफदारी करते दिख रहे हैं, इनका ये रवैया भी कोई नया नहीं है। ये इस्लाम की वो नस्ल है जी जो इस्लाम के उद्भव काल से अहल अल बैत का गद्दार रहा है। ये कभी अपने नबी के परिवार के सगे नहीं हुए। ये हमारे आपके सगे क्या होंगे। इन्होंने अपने नबी के परिवार की लाशों पे घोड़े दौड़ाए हैं। आज जो हमास औरतों के साथ इजराइल में कर रहा है, उनको काट रहा है, उन्हें बाल पकड़ के घसीट रहा है, बलात्कार के लिए ले जा रहा है, ये सारे कारस्तानियाँ इनकी उस जमाने से चली जा रही है। ये कोई इनके आज के रवैये नहीं है। ये तब भी ऐसे थे, ये इस जमाने में भी ऐसे हैं। ये इनका कोई रवैया बदला नहीं है। इस पे तमाम शायरों ने भी इनको झाड़ पिलाई है जी। जिस अल्लामा इकबाल का नाम लेते नहीं थकते हैं, अल्लामा इकबाल की भी शायरी है। ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुआ नाराए तकबीर के साथ। एक कलमा पढ़ के अपने नबी के नवासे को काटने वाले हैं। कलमा पढ़ पढ़ के अपने नबी के नवासे को काटने वाले हैं। अगर ये आज इजराइल में यहूदियों को काट रहे हैं तो ये कोई इनकी नई प्रथा नहीं है। ये बहुत जलील लोग हैं। ये मानवता के नाम पे कलंक हैं। अगर आज इजराइल ये कहता है कि हम हमास को मिटाने के बाद मानेंगे तो उसकी ये कसम कोई गलत नहीं है। ये मानवता के लिए कलंक है। इनका मिटना ही मानवता की जिंदा रहने की पहली शपथ है। ठीक है। ये अपने अपने अहल अल बैत के गद्दार हैं। नबी के परिवार के लाशों पे घोड़े दौड़ाने वाले हैं। विवेक जी ठीक है, अंकल जी से जवाब देते हैं। अंकल जी, भारत में बहुत ही गंभीर स्थिति हो चुकी है इस वक्त। इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े के बीच में भारत में स्थिति गंभीर हो रही है। आखिर क्यों? चेक किया जाए। अखिल जी की आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही है। अंशुमन जी देखिए स्नेहा जी, मेरे चेक किया जाए। अखिल जी की आवाज नहीं आ रही है। अंशुमन जी रखिए अपना पक्ष। देखिए स्नेहा जी, जैसा भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये वो कौम है जिसने अपने ही रिश्तेदारों को मार दिया, उस पर घोड़े दौड़ा दिए और ये बदलने वाले लाशों पे घोड़े दौड़ाए तो ये बाकी बदलने अपने नबी के घर की औरतों को बेपर्दा किया है। अकबर के नारे लगा करके इन्होंने छोटे छोटे मासूम यहूदी बच्चों को काट दिया, उनके गदने काट दी। क्या बात करते हैं इकबाल जी? अरे यहूदी बच्चों की तो छोड़ दीजिए, नबी के नवासे हुसैन को इन्होंने कत्ल किया है, कलमा पढ़ पढ़ के कत्ल किया है। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाता। वही दृश्य और उनको क्या छोड़ेंगे? अपने कौम का, अपने नबी के नवासे को कत्ल करने वाले लोग हैं। ये दिक्कत तो इसी बात की है कि ये हमारे शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। ठीक है विवेक जी पक्ष रखने जी। अंशुमन देखिए, इजराइल में जो हो रहा है और जिस प्रकार से हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। भारत के लिए तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। स्नेहा जी, भारत जिन मुल्कों से घिरा पड़ा है उसमें से चीन और पाकिस्तान दो बड़े ऐसे देश हैं जी जो भारत के साथ शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। उसी के बगल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बगल में है जहां तालिबान की सरकार है और उसकी बर्बरता के किस्से आज मतलब कि जितना भी कहा जाए कम है। हम आज केवल 80 लाख की आबादी है हमारे यहूदी भाई बहनों की, हमारे यहूदी मित्रों की, और 45 करोड़ का मुसलमान उसके आसपास पूरी तरफ से घेरे हुए हैं उसका। आप इतिहास की बात करते हैं, फिलिस्तीन का इतिहास उठा के देख लीजिए, और मैं ज्यादा बड़ी बात कर रहा हूँ, यहूदियों का इतिहास उठा के देख लीजिए और मुसलमानों का इतिहास उठा के देख लीजिए। इस्लाम जब से पहले आया उससे पहले यहूदी फिलिस्तीन में रहा करते थे। फिलिस्तीन उनकी जन्मभूमि थी, फिलिस्तीन उनकी कर्मभूमि थी, लेकिन अनेक बार ऐसा हुआ, ईसाइयों ने कभी उनको वहाँ से भगाया, कभी रोमनों ने उनको भगाया, रोमन माता जहाँ से आती हैं,
वहाँ के लोगों ने उनको भगाया। उसके बाद इस्लाम का जब उदय हुआ तो उन्होंने उसको मार काट के भगाया। यहूदी भागे, वो बेचारे इधर भागे उधर भागे, जहाँ मौका मिला अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए वो भागे, अपने बच्चों को बचाने के लिए भागे। लौट के जब वर्ल्ड वार में उनको जर्मन में उनको काटा गया, मारा गया, 60 लाख 90 लाख की आबादी में 60 लाख यहूदियों को जिंदा गैस की भट्टी में झुकवा दिया हिटलर ने। वहां से जब मार खाए हुए ये लोग लौटे, जब मित्र देश जीत गए थे, तब इनको वहां पे बसाया गया, फिलिस्तीन में, अपनी जन्मभूमि पे, अपने पुरखों की भूमि पे वापस लौटे। ये किसी मुसलमान की भूमि नहीं है जी। इजराइल यहूदियों की भूमि पहले है और वो वहां पे रहने के अधिकारी हैं, पात्र हैं, उनको वहां पे रहने का पूरा अधिकार है और उनको अपनी जिंदगी जीने का खुशी चैन से अधिकार है। लेकिन बगल में जितने मुस्लिम देश हैं, एक देश यहूदियों को पसंद नहीं करता, उनको जान से मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। आज का मुसलमान जितना भी वहां पे रह रहा है, वो चाहता है कि ये यहूदियों को मार दे। वो हमेशा हिंसा के लिए तैयार है। क्या मारने गया था? हमास के बच्चों को मारने गया था, फिलिस्तीन के बच्चों को इजराइल मारने गया था। छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया, खेलते कूदते परिवारों को मार दिया, उनके पेट से काट करके जिंदा आदमी को तड़ियां निकाल दी। वहां जाके गए, जिंदा आदमी को गाड़ी में बैठे बैठे उसको जला के मार दिया, बच्चों को जला के मार दिया। ये बर्बरता कौन करता है? ये बर्बरता इनको अल्लाह अकबर कहने वाले लोगों ने करी है। ये किसी जय श्री राम बोलने वाले ने नहीं करी, ये किसी हजरत मूसा का नाम लेकर के हिंसा करने नहीं गए थे। और जब हमारे गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान कई बार गए कौरवों के पास शांति का समझौता करने के लिए, लेकिन जब वो नहीं माने तब उन्होंने युद्ध का आरंभ करवाया और तब भी अर्जुन ने अपना हथियार रख दिया था। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने को समझाया, नहीं, धर्म के लिए उठ खड़ो। तो आज इजराइल धर्म के लिए खड़ा हुआ है और हिंदू जो है भारत का, वो धर्म के साथ रहेगा, वो धर्म की लड़ाई लड़ेगा। इजराइल हमारे साथ मित्रता के साथ खड़ा था, हम उसके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे और आतंकवादी चाहे कोई भी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो भारत में भी, क्योंकि हमास के समर्थक जो हैं ये आतंकवादी हैं। और मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो हमास के जो एजेंट यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, ये यहाँ भारत में बैठे हुए हैं, जो खाते भारत की हैं, यहाँ पे रहते भारत में हैं और नमक हरामी जिस देश से कर रहे हैं, इनके साथ सख्ती की जाए। भारत का हिंदू अब तैयार रहे, क्योंकि ये हमास के आतंकवादी कब आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे इसका पता नहीं लगेगा आप लोगों को। तैयार रहिए, हमेशा युद्ध के मोड में आ रही है आप भी। ठीक है अंकिल जी, जी रखिए अपना पक्ष। देखिए, एक नजर में से वफादारी कर रहा है, इतिहास यहूदियों का पता है किस तरीके के बाद हम भारत के लोगों को इनका समर्थक और जो इनका समर्थक है वो आतंकवादी नहीं है। इनके लिए सिर्फ हमारे यहाँ की बात रही कि हैसियत नहीं है, हिंदुस्तान की तरफ हाथ दिखा करके देख ले। और ये बात की और इजराइल की हो रही है, क्योंकि उनका अपना कि इन्होंने पहले ऐसा वहां पर कर रखा है। तमाम फिलिस्तीन को पहले इन्होंने इस तरीके का कल्याण किया है करके इनके का व्यवहार होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों समर्थन कर रहे थे प्रधानमंत्री थे? वो जिस तरीके की भाषा का है वो हिंदुस्तानी है। अखिल जी, लगातार आप कह रहे हैं कि भारत के कई दिग्गज नेताओं ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन हमास का समर्थन किया था क्या? और क्या फिलिस्तीन के समर्थन के लिए हमास से हमदर्दी करना बेहद जरूरी हो गया है? नहीं, कई जरूरी नहीं, दबे पिछले कुकुरों के साथ खड़ा होना ये की बात है। अपने हाथ में अखिल जी की आवाज बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है, क्या फायदा? वो बोल भी रहे हैं। अखिल जी चेक कीजिए, नेटवर्क इशू है, क्या दिक्कत है? आशीष जी, फिलिस्तीन को लेकर के बार बार अखिल जी ये कह रहे हैं कि भारत के कई बड़े चेहरे उनके साथ थे, लेकिन क्या फिलिस्तीन के हक के लिए हमास से हमदर्दी जरूरी हो गई क्या? देखिए स्नेहा जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध इसको माना जाए, पहले तो ये धर्मों का युद्ध नहीं है, तो इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। दूसरी बात, यहाँ बार बार मुसलमान हो रहा है, तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, विश्व के मुसलमानों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो भारत का मुसलमान है वो देशभक्त है।
हैदराबाद में भारत पाकिस्तान का जिंदाबाद के नारे लगे हैं। प्लीज मुझे कह लेने दीजिए। भारत का मुसलमान देशभक्त है जी। भारत के मुसलमान पर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह उठाना ठीक नहीं है। ठीक, हाँ, कुछ लोगों की अपनी राय अलग हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की राय की वजह से पूरे समुदाय को गलत कह देना यह ठीक नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर युद्ध जो है, यह युद्ध दो लोगों के बीच में है, फिलिस्तीन और इजराइल। इसको फिलिस्तीन और इजराइल का ही युद्ध माना जाए, इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। देखिए स्नेहा जी, मैं आशीष जी की सरफुगिरी वाली बातों से सहमत नहीं हूँ। देश सहमत है। ये युद्ध यहूदियों और इसराइल के देश और फिलिस्तीन के समर्थक हमास, मूल रूप से इस्लाम के अनुयायियों के बीच है जी। हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग ईरान में दी गई। ईरान शिया मुल्क है। फिलिस्तीनी लड़ाके सुन्नी संप्रदाय से हैं। तमाम मुस्लिम कंट्रियां इस पर मीटिंग कर रही हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यूएन में जा रहे हैं युद्ध विराम की मांग को लेकर। जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर घुस के हमला किया, उस पर किसी मुस्लिम कंट्री की तरफ से शोक संवेदना आई क्या? हमारे आशीष जी दम भरते फिर रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार नहीं है जी। भारत सरकार का स्टैंड क्लियर, हम इजराइल के साथ हैं। उस स्टैंड से इतर भारत के किसी भी मुस्लिम संगठन ने जिसने भी बयान दिया, उसको अगर हम देश से गद्दारी ना माने तो क्या माने? किसी भी मुस्लिम संगठन ने हमास के लड़ाकों की इस घटित घटना की कटु शब्दों में निंदा नहीं की। सब उसको रफू करने के रास्ते तलाश रहे हैं। आपकी बात सुनाई नहीं पड़ रही। बेहतर होता अगर आप रूबरू होते तो आपसे कायदे से तस्करा होता, लेकिन आप चूंकि ऐसी जगह बैठे कि वहां से आवाज नहीं आ रही आपकी साहब। अगर आप रूबरू होते तो आपसे बातचीत ठीक से होती। विषय ये है अकील भाई कि आखिर इस्लाम के अनुयायी इस गद्दारी के शौक से कब आगे निकलेंगे? आपने अपने नबी के परिवार के साथ गद्दारी की, चलिए मान लिया। ये तरीके आपके उस समय के हैं, औरतों को बेपर्दा करना, लाशों पे घोड़े दौड़ाना, उनके साथ दरिंदगी करना, यही तरीके आज हमास के लड़ाकों की इस दरिंदगी में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम कहते कि इस्लाम की तारीख से हरकतें चली आ रही है तो क्या गलत कहते? और कोई भी इस्लामी मुल्क खुल करके इसका विरोध नहीं कर रहा। जो भी इस्लामी मुल्क है, कोई फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, कोई हमास के लड़ाकों के पीछे छिपा हुआ है, कोई कह रहा साहब इजराइल ने उनकी ज़मीनें छीनी हैं। स्नेहा जी, यहूदी दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में एक है। बिल्कुल। यहूदी कोई आज का धर्म नहीं है। और मेन चीज ये है कि जो लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन की ज़मीन, उनसे ये पूछा जाए कि यहूदियों का उद्भव कहाँ हुआ? यहूदी ना मक्का में उत्पन्न हुए, ना मदीना में, ना रोम में, ना अमेरिका में, भारत में भी नहीं पैदा हुए, जर्मन में भी नहीं हुए, इंग्लैंड में नहीं हुए। इजराइल यहूदियों की मूल भूमि है। वो जिन जिन सभ्यताओं के द्वारा वहां से विस्थापित किए गए उस जमीन के लिए रोते रहे, बिरहा के गाने गाते रहे। जब उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने देश की स्थापना की। आप तो जहां शरणार्थी के रूप में जाते, संख्या आपकी अधिक हो जाती, वहां से उसकी मूल आबादी को निकाल बाहर करते। जम्मू कश्मीर इसका जीता जागता उदाहरण है। कश्यप ऋषि का स्थान कश्मीरी हिंदू शरणार्थी बना पूरे भारत में घूम रहा है। ताजा उदाहरण है, हिंदुस्तान के उदाहरण दे रहा हूं, किसी और विदेश के उदाहरण नहीं बता रहा हूं। तो इनकी हरकतें तो ये हैं। अब एकमात्र मुल्क है यहूदियों का, इजराइल जी। वही उनका उद्भव स्थल है। यहूदियों के साथ किसी भी धर्म ने न्याय नहीं किया सिवाय हिंदुओं को छोड़ के।
केवल हिंदू धर्म एक ऐसा सनातन संस्कृति एक ऐसी जिसने यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, बाकी सारे धार्मिक लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया है। आज अगर हम यहूदियों के साथ खड़े हैं, उनकी जायज मांग के साथ खड़े, यहूदी यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं, इजराइल को अपना मुल्क मानते हैं। यहूदी अगर इजराइल में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? आपने पारसियों को ईरान से बेदखल कर दिया। उठा के इतिहास देख लीजिए, कभी ईरान फारस की खाड़ी कहा जाता था, मुल्क था पारसियों का। आज पारसी दुनिया में गिने चुने रह गए हैं। तो आपने तो सभ्यताएं बिगाड़ी हैं। चलिए बिगाड़ी बनाई जो कि आज हमास की दरिंदगी के साथ खड़े होकर के हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया को कौन सा मैसेज देना चाह रहा है? या औरतों को बेपर्दा, उनको बलात्कार, उनके बच्चों के साथ बलात्कार की बातें इनके हमास के आतंकवादी टेलीविजन स्वीकार कर रहे हैं। अभी अखिल जी कह रहे थे कि जो हम लोग साथ दे रहे हैं वो फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए हम साथ दे रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। काहे का हक? कौन सी हक की लड़ाई? आपके 57 मुल्क हैं जी, 57 मुल्क हैं, उसमें कुछ शिया है, कुछ सुन्नी है। फिलिस्तीन का मुल्क अलग है, इजराइल का मुल्क अलग है जी। आज जो घटना जिसपे पूरा विश्व उबल रहा है, इजराइल की संप्रभुता के क्षेत्र में हमास के लड़ाकों ने पैराग्लाइडिंग के माध्यम से एंट्री की, घुस के हमले किए, उनकी जमीन पर बर्बरता की, उनके लोगों को बंधक बनाया। ये बर्बरता के दृश्य पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, पूरा विश्व उद्वेलित है। और इस बर्बरता की झलक कहीं न कहीं इस्लाम के उस आदि काल में मिलती है। ये अपने नबी के परिवार के साथ ये कर चुके हैं। ठीक है, ये किसी को क्या छोड़ेंगे? ये बर्बर लोग हैं। समाज में इनका जिंदा रहना समाज के लिए कलंक है। ठीक है विवेक जी, ठीक है। सुनील जी, जब साफ तौर पे किसी भी देश की विदेश नीति जो है वो अपनी स्थिति साफ कर दे, तो क्या वाकई बयान देना इतना जरूरी हो जाता है जैसे इस वक्त हो रहा है? क्या हमास की दरिंदगी को स्वाभाविक कहना इतना जरूरी हो गया कि विदेश नीति के विरोध जाया जाए? उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हमने समर्थन नहीं दिया, तो फिर क्या कहा गया अगर समर्थन नहीं दिया गया तो? देखिए स्नेहा जी, हमास और फिलिस्तीन की इस लड़ाई ने भारत की सोई हुई जनता को एक बार फिर जगाने का प्रयास किया है जी, कि आप जागिए और देश को किसके हाथों में सुरक्षित रहना है आगे चल के, ये भी आप जान लीजिए। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों का नायक है, वो कह रहा है कि हम इजराइल साथ खड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं हम कि फिलिस्तीन साथ खड़े हुए हैं। समझ जाइए कि भारत के फिर बंटवारे के लोग पैदा हो गए हैं। इसलिए जी मैं दावे के साथ कर रहा हूं, यही लोग भारत को एक बार फिर दो हिस्सों में बांटने का प्रयास करेंगे। ये इनकी नीतियां आज इजराइल के युद्ध पे उजागर हो रही हैं, इनकी भावनाएं उजागर हो रही हैं। और मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूं प्रबल, लेकिन इस दौर में मैं नरेंद्र मोदी, योगी जी के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। चैलेंज कह रहा हूं कि जो देश के साथ खड़ा है, हम उसके साथ तन मन धन से खड़े हैं, रहे चाहे ना रहें। लेकिन ऐसी स्थितियों में नरेंद्र मोदी को और योगी जी को हम अपनी जान देने के तैयार, जब भी आवश्यकता हो मुझे बुला लीजिए। मैं ऐसे नायकों को नहीं छोड़ सकता हूं जो देश की अस्मिता के लिए अपने प्राण अर्जित कर रहे हों। उनको मैं प्रणाम करता हूं, और जो देश साथ खड़े हैं स्नेहा जी, उनको नमन करता हूं और जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जागिए। भाईचारा के अंदर चारा ना बन जाइए कभी। अगर आप देश से प्यार करते हैं, मैं स्वागत करता हूं, आप किसी धर्म के हों, लेकिन जहां प्रधानमंत्री हमारा कह रहा है हम इजराइल साथ खड़े हैं, और आप कह रहे हैं हम फिलिस्तीन साथ खड़े हैं, कैसा भाईचारा? अरे एक बार सोचो कि जिस मुल्क में प्रधानमंत्री निःशुल्क भोजन करा रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए भोजन के लिए। वो भारत माता, भारत भूमि है, जहां आप चैन नींद सो रहे हैं, फ्री खाना खा रहे हैं, और उसके बाद आप गीत गा रहे हैं फिलिस्तीन के, हमास के। अरे आपको इन स्थितियों में दिखाना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हैं। जब देश संकट में होगा, एक साथ लड़ेंगे, भले ही हम भाईचारे के नाम पे आपस में लड़े, कुछ भी करें, जहां देश की अस्मिता की बात आएगी वहां कंधे से कंधा मिलाएंगे। आज भी इस्फाक उल्लाह जिंदा होना चाहिए, अब्दुल हमीद जिंदा होना चाहिए, वो भाईचारा है। लेकिन
मैं भी देख रहा हूं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि आप हमारी भारत भूमि की भारत माता की रोटी खा रहे हैं। भारत माता जय बोलने में तकलीफ कोई बात नहीं, लेकिन भारत माता की अस्मिता पे आप हमला कर रहे हैं अगर हम आज समर्थन कर रहे हैं। क्यों? इसका मतलब आप भारत के फिर बंटवारे को खत्म करना भारत को खत्म करना चाह रहे हैं, फिर बंटवारा करना चाह रहे हैं। और यही वही कांग्रेस, इसको तो हमेशा देखा आपने। स्नेहा जी, राहुल जी जब से आए, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस का पतन राहुल जी के हाथ से हो जाएगा। ये और यही कारण है कि कांग्रेस से तितर बितर हो गए। अच्छे पॉलिटिशियन कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए या कहीं और चले गए। राहुल जी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, मैं एक जनता की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से पूर्ण विरोध करता हूं। इस समय नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है। इस समय नरेंद्र मोदी 125 करोड़ लोगों के भारत के नायक हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे। जहां वो खड़े होंगे वहां हम खड़े होंगे, जिसके साथ वो होंगे उसके साथ हम होंगे, तन मन धन से होंगे। आपको ललकार करना चाहिए कि जब हमारा प्रधानमंत्री को निर्णय ले रहा है, यहां राजनीतिक मामला नहीं है, ये देश की अस्मिता का सवाल है, हमारे सम्मान का सवाल है। और जिस इजराइल ने कारगिल युद्ध में हमारा साथ दिया, पड़ोसियों के दबाव के बावजूद भी हमारे साथ खड़ा हुआ, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, दोस्त के लिए मरना जानते हैं, हम उस देश के वासी स्नेहा जी। ऐसे लोगों को अगर जनता समर्थन कर रही है, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं। आप देश साथ खड़े हों, आप किसी जात के हों, आप अपने भाई हैं, लेकिन अगर आप हमारे बगावत पे आ गए हैं कि फिलिस्तीन बढ़िया है, तो ऐसे लोगों पर सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए कि ऐसे लोग हम भारत न पाले। ये अस्तीन के साथ सरकार की बात कर रहे हैं तो विवेक जी ने हाथ उठा लिया है। जी विवेक जी। स्नेहा जी, मैं सुनील जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप भारत में रह के भारत माता की जय ना बोले हम चलेगा, मैं ये स्वीकार नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगर भारत की संसद में जाने वाले भारत माता की जयकार करने में शर्मिंदा हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उनको अगर कोई सांसद बदल सदन में कहता है आतंकवादी, तो गलत नहीं कहता। भारत माता की जय ना बोलने वाले इस देश में आतंकवादी ही माने जाएंगे। ठीक है जी। आशीष जी। ठीक है, हम देखिए स्नेहा जी, कहीं ना कहीं इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध ने भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नफरत, जितनी नफरत इनके भरी हुई है। आशीष जी, इस बात की आप मैं विरोध करता हूं। आप देखिए राजनेता हैं, धन्यवाद। मैंने पूरी बात नहीं कि आप पूरी बात सुन ले, फिर उसके बाद विरोध कर दीजिएगा। सुन तो लीजिए, फिर विरोध करिएगा। यहाँ राजनीति नहीं, सुन लीजिए भाई। देखिए, मैं अपनी जो बात मेरी मेन थी वो मैं शुरू में कह चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को, उस एक युद्ध वहां हो रहा है और एक यहाँ पर युद्ध छिड़ चुका है। बिल्कुल। जहां पर भारत में रहने वाले, आप क्या भारत के मुसलमानों को मार डालेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप उनको भगा देंगे यहाँ से? नहीं। तो फिर आप इतनी उनके प्रति नफरत लेकर कैसे रहेंगे एक देश के अंदर में? जी, नफरत उनके प्रति हो रही है। सुनिए मेरी बात, जो आप कह रहे हैं, जनता सुन रही होगी, पूरी बात। नफरत उनके प्रति जो देश के विरोध में है। अरे बात सुन लीजिए, देश का विरोध भी मैं बता दे रहा हूँ ना आपको, आप सुनने की क्षमता रखिए सर। बात यहाँ पर ये नहीं है विरोध। देखिए, जो देश का विरोधी है वो तो सबसे बड़ा विरोधी है, उसको तो तुरंत फांसी पे किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का, संप्रदाय का, किसी का भी हो। देश विरोध तो किसी का भी यहाँ पर क्षम्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप मौके और दस्तूर को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हम फिलिस्तीन और वहाँ फिलिस्तीन के नाम पर हम भारत के मुसलमान को टारगेट नहीं कर सकते। आप सर प्लीज, टारगेट कौन कर रहा है? आप कह लेने दीजिए भाई, आप सुन लीजिए। नहीं, ऐसी बात न कहिए कि मुस्लिम भाई मन में आए कि हिंदू लोग, अरे लड़ाने वाली बात नहीं। हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान करे वो ठीक नहीं। हमारे आरएलडी के प्रवक्ता जिस तरह का विलाप कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर हमारे भाई हैं और बहन भी। साफ बात सुनने दीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता ने जब ये बोल रहे थे तो इन्होंने बोला कि इनका जिंदा रहना भी यहाँ के लिए ठीक नहीं है, मानवता के लिए। और ऐसे लोग जो देश विरोध में हैं, सुन लीजिए, मानवता के लिए किसका जिंदा रहना जरूरी है, किसका नहीं जिंदा रहना जरूरी, ये एक अलग का विषय है। लेकिन आप किसी एक कौम, मैं फिर कह रहा हूं, चंद लोगों के लिए आप क्या पूरे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं, आप उन ये जो समर्थन कर रहे हैं 2, 4, 5 लोग फिलिस्तीन का, तो ये क्या हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या? ये
ये कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा था। नहीं, तो फिर आप देखिए दो बातें देखिए ऐसे करिए। आप एक तरफ दो बातें नहीं, आप एक आशीष जी देखिए भाई पूरी बात नहीं, देखिए देश देख रहा है। पक्ष सुनिए, उसके बाद आप आपको सुन बारी लीजिए। दी जा रही है जी। आपने कहा कि जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो अगर किसी का समर्थन कर रहे हैं तो देश को भी समर्थन कर देना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? भाई सुन लीजिए, बताइए। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। अगर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री किसी गलत चीज का समर्थन करेंगे तो आप कह दो चूंकि प्रधानमंत्री समर्थन कर रहे हैं इसलिए सब लोग करने लगो। ऐसा क्यों करेंगे? प्रश्न तो यही है। सर सुन लीजिए, आप क्षमता नहीं है भाई सुनने की। भाई गलत, मैं बताइए, ऐसी डिबेट नहीं करता। चलिए बोलिए। जो सही बात है उसके लिए वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहें और या फिर हिंदुस्तान का सबसे निचला व्यक्ति कहे, जो सही है उसका समर्थन हमेशा होना चाहिए। इस समर्थन के ऊपर में अगर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री किसी गलत चीज का, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, समर्थन करें किसी गलत चीज का मान लीजिए, तो उसको हिंदुस्तान का समर्थन करने की जरूरत नहीं है। सही बात के लिए करना है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर एक बात तो मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। हमारे देश में अभी मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया, एक बयान नहीं आया, और वहां दूसरे देशों की लड़ाई में एक सेकंड नहीं लगा और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का तुरंत ट्वीट आ गया। क्या हिंदुस्तान के प्रति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या यहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनके अंदर जान नहीं है? क्या उनकी भावनाएं नहीं है? उस पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी क्यों नहीं करी? ठीक है, जवाब और बाहर अगर करी है तो यहां पर भी उनको करना चाहिए था। ठीक है विवेक जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी, आशीष जी ने या तो होमवर्क नहीं किया है या इनको जानकारी नहीं है। मणिपुर की घटना पे प्रधानमंत्री जी ने संसद के प्रांगण से वक्तव्य दिया था और उस पे राजस्थान, छत्तीसगढ़ सबकी बात हुई थी जी, जिस पे कांग्रेस को आपत्ति हुई थी और कांग्रेस ने नियमों का हवाला में चर्चा को फंसाए रखा। 167, 267 मामला फंसा रहा और जब इस पे चर्चा भी हुई सदन में तो कांग्रेस बहिर्गमन कर गई। तो ये स्थिति रही। ठीक है, ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता का ये बयान प्रासंगिक नहीं है। दूसरा जी, ये कहते हैं कि इसको इजराइल और देश के मुसलमान, तमाम इन्होंने बातें अभी कही है, क्या सारे मुसलमान समर्थन कर रहे हैं? तो इनकी ज्ञानवर्धन के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कुछ पंक्तियाँ हैं जी, कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल बयान, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये समय जो तटस्थ है वो भी अपराधी है। जो इस पाप का समर्थन कर रहे वो तो पापी है ही है। जो चुप हैं, जो आशीष जी की तरह इस पे मौन है, इस पे बोलने से परहेज कर रहे हैं, ये भी पापी है। ये भी पापी है। राष्ट्रीय लोकदल भी पापी। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि रुकिए, आप बोला, मैंने सुना, मैंने आपको समझ दिया। जिस तरह आज ये मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ये मोहब्बत का पाठ मुजफ्फरनगर दंगे में उस परिवार को पढ़ाए होते जिसके घर के लोग उस दंगे में मार दिए गए। वो अपनी बहन को छेड़ने का उलाहना लेकर के गए थे। ये जो कौम है इसकी ये दरिंदगी आज से नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा था, जो मैंने बार बार कहा है, ये अपने नबी के परिवार की सगी रही हुई है। ठीक है, ये आज जो इन्होंने उस कालखंड में किया था वही हमास के लड़ाके आज इजराइल में यहूदियों के और बाल बच्चों के साथ कर रहे हैं। ठीक है, और यही इन्होंने हर मौके पे किया है। यही जम्मू कश्मीर में किया है, यही इन्होंने जो नहीं याद है पूर्वी बांग्लादेश में किया, पाकिस्तान में किया, यही आज ये पाकिस्तान के उसमें कर रहे हैं। विवेक जी, लेकिन बहुत से अभी भी इस समुदाय के ही लोग हैं जो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो विरोध भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अंशुमन जी देखिए मुद्दे पे फाइनल कमेंट जी। देखिए स्नेहा जी, आशीष जी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और मानव सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक बयान इनका मैं मानता हूं।
कारण ये है कि जब राक्षसों का युद्ध हो रहा हो, राक्षसों में और देवताओं में युद्ध हो रहा हो, तो देवताओं का साथ देना चाहिए। आप इजराइल के लोगों को मैं देवता मानता हूँ, क्योंकि वो जिन 45 करोड़ राक्षसों के बीच में बैठे हुए मात्र 80 लाख लोग हैं जी, ठीक है, और ऐसे लोगों का साथ ना दे करके हमास की दरिंदगी को भारत में हिंदू भाईचारा, भारत में हिंदू कैसे विश्वास कर ले मुसलमानों पे, आप मुझे बताइए। पाकिस्तान की टीम खेल रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के मुसलमान लगा रहे हैं, ठीक है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है मुसलमानों का, वो मुस्लिमों की नुमाइंदगी करता है, वो दावा करता है कि वो भारत के समस्त मुसलमानों का नुमाइंदगी करने वाला है। उसने बताया कि मैं हमास के साथ हूँ, इसका मतलब है मुसलमान जो है वो कहते हैं पूरी तरह से आतंकवाद के साथ हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं भारत के। कैसे मान लिया जाए कि वो क्या कहते हैं यहाँ पे देश के साथ खड़े होंगे, वो आतंकवाद के साथ खड़े हुए, आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं। और अगर किसी में दम है, किसी मुसलमान में जो भारत इसमें कहता है कि आतंकवाद के साथ नहीं खड़ा है, तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के खिलाफ यहाँ पे कानूनी कार्रवाई करे, कहे कि ये साला 2 कौड़ी का वो है। ठीक है जी, आशीष जी। देखिए स्नेहा जी, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, मैं किसी भी युद्ध का समर्थक नहीं हूँ। पहली चीज, मानवता के लिए युद्ध हमेशा गलत है, नहीं होना चाहिए युद्ध। दूसरी चीज, इस युद्ध को धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए, और जो युद्ध फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हो रहा है, उस युद्ध के आड़ में यहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर रह रहे मुसलमानों को अपराधी घोषित नहीं करना चाहिए। चंद मुसलमान या चंद कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनकी सोच फिलिस्तीन से या हमास से मिल सकती है, लेकिन उसके आड़ में आप भारत के प्रत्येक मुसलमान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी इन्होंने साथ दिया था। ये आज़ादी के लिए भी शामिल थे। देखिए आप ये फाइनल कमेंट है सर, ये फाइनल कमेंट है। तो चंद लोगों की वजह से पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। भारत का मुसलमान, मैं फिर कह रहा हूँ, चंद लोग हो सकते हैं जो गलत विचारधारा के हों, गलत मानसिकता के लोग हों, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान भारत का देशभक्त है, था और रहेगा। और आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं हमारे भारत में एक ऐसा गृह युद्ध कराने के मुकाम पे आ चुकी है, क्योंकि इसके लिए जो चीज़ें बोली जा रही है यहाँ पर, ये जो जितनी डिबेट हुई है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा, मेरे को भी उन्होंने बोला, मैंने इनको जबकि पहले बोल दिया है कि जो हमारा दोस्त है हम उसके साथ खड़े हैं। हमारा दोस्त, भारत का दोस्त कौन है? भारत का दोस्त इजराइल। इजराइल हमेशा भारत की मदद करता है, तो इस वैश्विक स्तर पे हम इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन इसके अलावा मैं दूसरी बात भी कहता हूं कि इसको धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। ये धार्मिक विषय नहीं है, इसको धार्मिक रंग देकर भारत का सौहार्द खराब करने की कोशिश करके नमाज पढ़ रहे हैं। धार्मिक रंग। देखिए स्नेहा जी, मैं आशीष जी की बात से कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये युद्ध फिलिस्तीन और इजराइल का नहीं है, ये युद्ध पूरे विश्व पर असर डालने वाला है। बिल्कुल, मुझे तो डर लग रहा था करके भारत पे साफ असर दिख देखिए, भारत ऐसा इसलिए दिख रहा है कि हमारे पड़ोसी भी ईश्वर ने ऐसे दिए हैं हमको कि वो तो चाहते ही भारत खत्म हो जाए। मित्र भी ऐसे दिए हैं, नागरिक भी ऐसे दिए हैं जो चाह रहे हैं कि जिस देश में खा रहे हैं हम, वही कुआं खोदे बैठ करके उस देश की कब्र बना ले हम। ऐसी भावना रखने वाले लोग, मैं उनका कतई समर्थन नहीं करता हूं, वो किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो। स्नेहा जी, और जो आशीष जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी गलत समर्थन कर रहे हैं, नहीं, ये मैंने नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री गलत समर्थन करे। हाँ, मैंने कहा यदि नहीं, देखिए प्रधानमंत्री किसने चुना? 125 करोड़, अब तो 40 करोड़ हो गए, 140 करोड़ तो जनता ने चुना। वहां धर्म नहीं है, वहां हिंदू मुसलमान बात नहीं है, वो नागरिक है हमारे भारत के, उन्होंने चुना। और अगर हमारा पिता किसी जंग में लड़ रहा हो तो हम नहीं कहेंगे विरोध कर रहा है, इसलिए वो कभी हमारा अहित नहीं चाहेगा स्नेहा जी। और अगर हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। श्रेया जी, नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों का गर्व है।
आशीष जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री भी गलत करेंगे तो उनके विरोधी हैं। स्नेहा जी, मैं अपने मत के मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोक दल के हमारे प्रवक्ता जो हैं वो कहें हमास मुर्दाबाद और कहें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुर्दाबाद। भाई बात स्नेहा जी मुसलमानों की ये हमेशा से अहल बैत के गद्दार रहे हैं, अपने नबी के परिवार के गद्दार रहे, कौम से गद्दारी इनकी फितरत है, इनकी गद्दारी इनके खून में। जी सुनील जी का फाइनल कमेंट चल रहा है भाई। स्नेहा जी, इस मुद्दे पर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो, इतिहास उठा देख लिए 71 के जंग में हम भारतीय थे, राजनीतिक नहीं, 67 जंग में हम भारतीय थे। हमको आज उन्हीं लोगों की आवश्यकता है, वो कांग्रेस और भाजपा की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा जी जंग लड़ी, पूरा देश एक साथ खड़ा है, लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से, योगी जी के चेहरे से नफरत है, राजनीति से नफरत कम है, उनके चेहरों से नफरत है कि जहां वो खड़े होंगे हम विरोध करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन की युद्ध के बीच में भारत में भी सियासी जंग काफी जोर शोर से जारी है, लेकिन इस सियासी जंग को लेकर के जो चिंता व्यक्त की जा रही है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, क्या वाकई भारत की स्थिति ऐसी होने वाली है? आखिरकार भारत की स्थिति को लेकर के बार बार यह कहा जा रहा है कि अब सोचने का समय आ गया। क्या वाकई सोचने का समय आ गया? यह भारत की जनता को ही डिसाइड करना होगा कि आगे उनका क्या फैसला है। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।